14 फरवरी 2019। एक तरफ देश प्यार का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ कश्मीर के एक हाईवे पर खून की होली खेली जा रही थी। 40 जवान, एक धमाका और सब कुछ राख। पूरा देश रो रहा था, सड़कों पर खून का बदला खून से मांग रहा था। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक के गुप्त कमरे में बिना किसी शोर के एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक रचा जा रहा था जिसने सिर्फ बदला ही नहीं लिया बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक परमाणु तबाही से बचा लिया। वीर भारत ऑफिशियल के इस खास एपिसोड में आज हम खोलेंगे उन सीक्रेट मीटिंग्स और उन रातों के पन्ने जहां इतिहास लिखा जा रहा था। 14 फरवरी 2019। पूरे देश में वैलेंटाइंस डे का जश्न था। लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए रोजेज लेकर जा रहे थे। बाजारों में रौनक थी, रेस्टोरेंट्स में भीड़ थी, सोशल मीडिया पर लव की बार थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में उस दिन का रंग बिल्कुल अलग था। सुबह के करीब 3:30 बजे जम्मू के नागोटा बेस कैंप से सीआरपीएफ का एक विशाल काफिला निकला था। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान। ये जवान छुट्टी काट कर वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। कोई होली के बाद घर से आया था, कोई अपनी नवविवाहिता को छोड़कर, कोई अपने नवजात बच्चे को पहली बार देखकर। नेशनल हाईवे 44 पर लेथापोर के पास दोपहर के करीब 3:15 बज रहे थे। तभी एक सफेद मारुति इको तेजी से काफिले की तरफ बढ़ी। ड्राइवर था आदिल अहमद दर, उम्र महज 20 साल, पुलवामा का रहने वाला, एक किसान का बेटा। और उस इको में भरे थे 350 किलो आरडीएक्स। गाड़ी सीधे बस नंबर 54 से जा टकराई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के गांवों में विंडोज टूट गईं। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखा और बस नंबर 54 सचमुच हवा में उड़ गई। जब धुआं छटा, 40 सीआरपीएफ जवान एक पल में शहीद। इनमें से कई ऐसे थे जिनकी शादी को महीने भी नहीं हुए थे। कईयों के घर में नन्हे बच्चे थे, कुछ अगले महीने रिटायर होने वाले थे। पूरा देश सदमे में था। आंसू थे, गुस्सा था और एक चीख थी जो हर गली, हर शहर में गूंज रही थी, बदला लो। लेकिन दोस्तों, उस धमाके के बाद जो हुआ वो कहानी आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। वो रातें, वो बंद कमरे, वो सीक्रेट मीटिंग्स, वो फैसले जिन्होंने शायद एक और बंटवारे को, एक और तबाही को रोका। आज उसी कहानी के अंदर जाएंगे, परत दर परत। खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, पीएमओ में हड़कंप मच गया। पीएम नरेंद्र मोदी उस वक्त उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए। जैसे ही उन्हें खबर मिली, सब कुछ रुका। हेलीकॉप्टर तैयार हुआ और वो तुरंत दिल्ली रवाना हुए। शाम होते होते साउथ ब्लॉक के एक बंद कमरे में एक ऐसी इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई जिसकी भनक तक मीडिया को नहीं थी। कमरे में थे एनएसए अजीत डोवाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा दिमाग है जो हमेशा 5 कदम आगे सोचता है। रॉ चीफ अनिल धासमाना, जिनके नेटवर्क की तारें पाकिस्तान के अंदर तक फैली थी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, जो अपनी डायरेक्टनेस के लिए जाने जाते थे। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल बीएस धाना, जिनके पास था एक स्पेसिफिक प्लान। और कुछ और सीनियर ऑफिशियल्स जिनके नाम आज भी क्लासिफाइड हैं। मेज पर रखी थीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजेस और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस कमरे से बाहर नहीं जानी थी। आदिल अहमद दर, वो लड़का जिसने ये हमला किया। 2017 में उसे एक प्रोटेस्ट के दौरान आर्मी ने ब्रीफली डिटेन किया था। कहते हैं उस दिन के बाद वो बदल गया, रेडिकलाइज हुआ। जैश-ए-मोहम्मद ने उसे रिक्रूट किया, ट्रेन किया और एक मिशन दिया। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही थीं ये सिर्फ एक लोकल रिक्रूट की कहानी नहीं थी। इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान की जमीन पर हुई थी। आईएसआई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जो पाकिस्तान के बहावलपुर में खुलेआम घूमता था, जिसने कभी भारत में IC-814 हाईजैक की थी, जिसे भारत ने कंधार में 3 आतंकियों की रिहाई के बदले छोड़ा था, वही मसूद अजहर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। और पाकिस्तान सरकार, वो ऑफिशियली कह रही थी हमें कुछ नहीं पता। ये झूठ इतना बड़ा था कि दुनिया भी हंस रही थी। लेकिन यहां एक और बात थी, एक ऐसी बात जो उस मीटिंग में सबसे ज्यादा अलार्मिंग थी। पाकिस्तान के कुछ हलकों में एक दूसरा गेम भी खेला जा रहा था।
इंटरनेशनल मीडिया में एक नैरेटिव बिल्ड हो रही थी। कश्मीर में इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है। पुलवामा अटैक इंडिया की पॉलिसीज का नतीजा है। पाकिस्तान विक्टिम है। यूनाइटेड नेशंस के गलियारों में कुछ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ थीं। चाइना, जो हमेशा की तरह मसूद अजहर को यूएन में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से रोक रहा था, ये चौथी बार था। और पाकिस्तान की आर्मी के कुछ हार्डलाइनर जनरल्स इंटरनली पुश कर रहे थे, इंडिया को मौका दो कि वो रिएक्ट करे, फिर हम इसे कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। मतलब ये ट्रैप था, एक केयरफुली डिजाइन्ड कोल्ड ब्लडेड ट्रैप। अगर इंडिया ने जवाब दिया, पाकिस्तान रेडी था उसे एक अलग रंग देने के लिए, और अगर इंडिया ने जवाब नहीं दिया तो दुनिया समझती कि भारत कमजोर है। दोनों ही सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए फायदा था। उन रातों में दिल्ली के अंदर एक और तरह की जंग चल रही थी। ऑपोजिशन नेता थे जो सरकार पर सवाल उठा रहे थे। मीडिया के कुछ हिस्सों में वॉर की मांग हो रही थी। सोशल मीडिया पर भावनाओं का तूफान था। लोग खून मांग रहे थे। और उस तूफान के बीच पीएम मोदी और अजीत डोवाल एक बंद कमरे में बैठे थे, शांत, ठंडे दिमाग से, क्योंकि वो जानते थे इमोशन से युद्ध जीते जाते हैं, लेकिन वॉर्स इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से। और स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आता है रिस्क असेसमेंट। वो रिस्क क्या था? दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। इंडिया के पास करीब 130 से 140, पाकिस्तान के पास 150 से 160। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज नहीं। यानी अगर उन्हें लगा कि कन्वेंशनल वॉर में वो हार रहे हैं तो वो न्यूक्लियर यूज कर सकते थे। इसे कहते हैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। अगर इंडिया ने फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्ड खेल सकता था? इंटेलिजेंस असेसमेंट कह रही थी पॉसिबल, लो प्रोबेबिलिटी बट नॉट जीरो। और नॉट जीरो किसी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए इग्नोर करने वाली चीज नहीं थी। अजीत डोवाल ने एक बात कही जो बाद में लीक हुई। हमें जवाब देना है, जोरदार जवाब, लेकिन ऐसा जवाब जो दुश्मन को हर्ट करे, सब कॉन्टिनेंट को नहीं। तो प्लान क्या था? बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के मेन लैंड में, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार नहीं, बल्कि एक्चुअली पाकिस्तान की जमीन पर, जहां जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। ये टारगेट क्यों? क्योंकि मैसेज क्रिस्टल क्लियर जाना था, हम लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मानते, हम तुम्हारे घर में घुस सकते हैं और घुसेंगे। लेकिन साथ ही ये एक मिलिट्री कैंप था, सिविलियन एरिया नहीं, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंडेम करने का मौका कम मिले। ये था डोवाल का मास्टर स्ट्रोक। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। पुलवामा के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बैक चैनल कम्युनिकेशन शुरू हुई, यूएई, सऊदी अरब और वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू। इंडिया की तरफ से मैसेज गया, हम जवाब देंगे, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हम फुल स्केल वॉर नहीं चाहते, अपने लोगों को संभालो। पाकिस्तान की तरफ से मैसेजेस एम्बिगुअस थे, थ्रेटनिंग भी और नर्वस भी, क्योंकि पाकिस्तान जानता था इस बार की इंडिया अलग है। 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3:30 ग्वालियर और अंबाला एयरबेसिस पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स अपने जेट्स में बैठ चुके थे। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स। मिराज 2000 के विंग्स के नीचे लगे थे स्पाइस 2000 बॉम्ब्स। रात की डार्कनेस में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर से वो जेट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स कुछ डिटेक्ट करते उससे पहले ही बॉम्ब्स रिलीज हो चुके थे। बालाकोट कैंप पर एक के बाद एक स्पाइस 2000 बॉम्ब्स गिरे। कैंप तबाह और इंडियन एयरफोर्स वापस आ गई। पूरा ऑपरेशन इतना प्रिसाइज, इतना फास्ट कि पाकिस्तान को पूरी तरह समझ आने में घंटों लग गए। सुबह फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने अनाउंस किया, दुनिया ने एक नए भारत को देखा। लेकिन अगले 48 घंटे सबसे डेंजरस थे। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 और JF-17 जेट्स ने इंडियन एयरस्पेस में घुसने की कोशिश की। इंडियन एयरफोर्स तुरंत स्क्रैम्बल हुई। जम्मू कश्मीर के आसमान में एक डॉग फाइट शुरू हुई। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने पुराने MiG-21 बिसन में एक पाकिस्तानी F-16 के पीछे पड़ गए। उन्होंने R-60 मिसाइल फायर किया। F-16 हिट हुआ, लेकिन उसी दौरान अभिनंदन का MiG-21 भी हिट हो गया। कॉकपिट में आग। अभिनंदन ने इजेक्ट किया और वो उतरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। वो मूवमेंट्स
जो अगले कुछ घंटों में सामने आए, पूरे देश ने देखे। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अभिनंदन खून से लथपथ, बांधे हुए, फिर भी शांत, फिर भी एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की तरह। मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूं, यही मैं बता सकता हूं। वो वीडियो देखकर पूरा देश रो पड़ा और साथ ही एक डर था, क्या अब फुल स्केल वॉर होगी? दिल्ली में उस रात साउथ ब्लॉक में लाइट्स जली हुई थी। इंटेलिजेंस आ रही थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स के आसपास अनयूजुअल एक्टिविटी देखी गई थी। उस रात दोनों देश एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के बेहद करीब थे। तब वही बैक चैनल फिर एक्टिव हुई। अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने पर्सनली फोन किया। सऊदी अरब ने दबाव बनाया। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का डर दिखाया गया। इंटरनेशनल प्रेशर इतना था कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 28 फरवरी 2019 पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पार्लियामेंट में कहा, हम विंग कमांडर अभिनंदन को कल वापस करेंगे। 1 मार्च 2019 शाम की रोशनी में वाघा बॉर्डर। वो चले धीरे धीरे, सीना ताने, मूंछों पर हाथ फेरते हुए। जैसे ही उन्होंने भारतीय जमीन पर कदम रखा, हजारों लोगों की भीड़ ने जयकारे लगाए। और कूटनीति के मोर्चे पर मई 2019 में चाइना ने आखिरकार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो हटाया। मासूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। दोस्तों, पुलवामा की कहानी सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक की कहानी नहीं है। ये उन 40 जवानों की कहानी है जो वैलेंटाइंस डे पर घर जाने का सपना लेकर निकले थे और वापस नहीं आए। ये अभिनंदन की कहानी है, जिन्होंने दुश्मन की जमीन पर घायल होकर भी अपनी आन नहीं छोड़ी। और ये उन लोगों की कहानी है जो उन बंद कमरों में बैठे थे, जिन्होंने ठंडे दिमाग से फैसले किए, जिन्होंने न सिर्फ बदला लिया बल्कि एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को तबाही से बचाया। ये महज कुछ दिनों की रणनीति नहीं थी। सच कहें तो ये 70 ईयर्स ऑफ डिसीजन का वो निर्णायक मोड़ था, जहां भारत ने हमेशा के लिए अपनी लकीर खींच दी। इतिहास शायद उन बंद कमरों में बैठे चेहरों को याद ना रखे। उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई परेड नहीं होगी, लेकिन आज आप और हम जो यहां सुकून से बैठे हैं, उसकी एक बड़ी वजह वो भी है। जय हिंद।